हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 8 ज्योग्राफी का हम चैप्टर कर रहे हैं, है ना। एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस, है ना। तो ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें टॉपिक थे। आज हम इसका जो टॉपिक करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो इस टॉपिक में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सॉइल की पूरी जर्नी, उसके बर्थ से लेके एंड तक, उसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सॉइल कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत। फिर सॉइल इरोजन, कैसे सॉइल अपनी जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है या कैसे वो डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सॉइल को बचाने के उपाय, है ना, तो उन पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। द सॉइल इज अ थिन लेयर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दैट कवर्स लैंड। तो सॉइल क्या है? सॉइल एक बहुत पतली लेयर है, किस चीज़ की? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं? तो देखिए, इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब यहाँ पे है उस पर्टिकुलर मटेरियल से जिससे सॉइल बनी होती है, लाइक जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, या जो मिनरल्स होते हैं, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि सॉइल में पोटास होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है ना, या लाइमस्टोन वगैरह वगैरह, बहुत सारे मिनरल्स आपकी सॉइल में पाए जाते हैं। तो इस मटेरियल्स को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? देखिए, इसके अलावा सॉइल में दूसरी चीज़ें भी पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, ह्यूमस होता है ना, ह्यूमस हो गया, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। इसके अलावा जो आपके प्लांट होते हैं, डेड प्लांट्स का जो मटेरियल होता है वो होता है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पाई जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। इन दोनों का मिक्सचर जब होता है तभी आपको देखने को मिलता है कि जो आपकी सॉइल है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगर एक चीज़ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है तो सॉइल की क्वालिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, द लेयर ऑफ, अच्छा, ये जो सॉइल होती है वो ज़मीन पे आपकी टॉप लेयर में ही होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरा खोद देंगे ना, आप कुछ फीट तक जाएंगे तो आपको सॉइल देखने को मिलेगी ना। उससे नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सॉइल देखने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे फिर आपको ओनली रॉक देखने को मिलेंगे। द लेयर ऑफ सॉइल हेल्प एज अ कवर ऑफ वेजिटेशन। द सॉइल हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन। तो देखिए, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसका ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज आप एक बार सोच के देखिए, अगर सॉइल नहीं है तो उस केस में फिर क्या होने वाला है? आप खेती नहीं कर पाएंगे, है ना, किसी भी तरह के प्लांट नहीं होंगे। तो उस केस में आपको जो फूड क्राइसिस है, खाने का जो संकट है, खाद्य संकट पूरी दुनिया पे छा जाएगा और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि आप रह तो सकते हैं विदाउट सॉइल के, लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे? तो सॉइल कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सॉइल के बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन लाइफ कैसी होगी। ठीक है, अब देखिए, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमको यहाँ पे जानना है कि कैसे कैसे सॉइल फॉर्म होती है। तो सबसे पहले देखिए, की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। द बैदरिंग ऑफ इरोजन, the bathering and erosion process of rock from the soil, the helping agent in soil formation are bed or parent rock, surface shape, climate, time, vegetation and creatures। अब देखिए, बैदरिंग क्या होती है? सॉइल फॉर्मेशन में सबसे जो की एजेंट्स है वो है बैदरिंग एंड इरोजन प्रोसेस। मान लीजिए कोई एक पत्थर का टुकड़ा है, रॉक है ना, बहुत बड़ा रॉक है, या ज़मीन में आपने देखा होगा काफ़ी बड़े एरिया में रॉक्स होते हैं। तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो जो रॉक है वो ब्रेक होता जाता है, टूटता जाता है, छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन होगा, टूटता जाएगा। तो रॉक के टूटने की, पत्थर का जो टूटने का प्रोसेस है छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना, लाइक सैंड लाइक पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं बैदरिंग, है ना। और इरोजन क्या है? इरोजन भी वही प्रोसेस है ना। इरोजन में क्या हो रहा है कि ये जो बैदरिंग होती है वो या तो वाटर की वजह से होती है, पत्थर के ऊपर से पानी बह रहा है उसकी वजह से जो रॉक का ब्रेक डाउन होना, या हवा उससे टकरा रही है उसकी वजह से ब्रेक डाउन होना, तो उसको हम बोलते हैं इरोजन, है ना। बैदरिंग और इरोजन के बारे में हम काफ़ी पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा बेड और पेरेंट रॉक क्या होता है? देखिए, अलग अलग टाइप के रॉक होते हैं। जैसे अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। जो रॉक के मैं आपको कुछ टाइप बता रहा हूँ, एक होता है बसाल्ट रॉक, है ना, एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, एक होता है तो बसाल्ट और मेटामॉर्फिक, है ना, एक और टाइप होता है
उसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक, है ना। तो अलग अलग जिस पर्टिकुलर रॉक से कोई सॉइल अगर बनी हुई है तो उसको हम बोलते हैं उसका पेरेंट रॉक। क्या बोलेंगे? जिस पर्टिकुलर रॉक से कोई सॉइल बनती है वो उसका पेरेंट रॉक कहलाता है ना। सरफेस शेप, किस टाइप का सरफेस है, सीधा बिल्कुल प्लेन है या इंक्लाइन प्लेन है ना, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो उससे भी डिपेंड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन की स्पीड क्या होगी, उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट कैसा है ना। काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, कम रेनफॉल होता है वहाँ पे, या फिर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है, लो रहता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक, अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं पेरेंट रॉक क्या है। द अंडरलेइंग रॉक कंटेनिंग मिनरल्स इज कॉल्ड बेड रॉक। अंडरलेइंग का मतलब है जो नीचे पाया जाता है ना। मान लीजिए ये ज़मीन है ना, तो ये इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो रॉक यहाँ पाया जाएगा ज़मीन में, है ना, वो जिसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या है? मैंने बताया आयरन, एल्युमिनियम, पोटास, सिलिका वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मिनरल्स होती हैं। तो अंडरलेइंग रॉक कंटेनिंग मिनरल्स इज कॉल्ड बेड रॉक, उसको अपन क्या बोलेंगे? बेड रॉक बोलेंगे। द सॉइल फॉर्मिंग मटीरियल इज ऑब्टेन्ड बाय द वेदरिंग ऑफ दिस रॉक। अब सॉइल जिस चीज़ से बनती है वो मटेरियल हमको कहाँ से मिलता है? इसी पर्टिकुलर जो बेड रॉक होता है ना, इसी की वेदरिंग से। और वेदरिंग आप समझते हो, वेदरिंग का मतलब रॉक का ब्रेकडाउन होना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दिस फॉर्म्स द इनऑर्गेनिक पीसेस। अब इसकी वजह से क्या, मैंने क्या बोला? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको बता दिया है। तो रॉक से क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक जो पीसेस होते हैं। देखो सॉइल में दोनों है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से मिल जाएगा आपको? बेड रॉक या पेरेंट रॉक से मिल जाएगा। द पेरेंट रॉक हेल्प इन द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, कलर फॉर्मेशन, मिनरल पार्ट्स और अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखिए जरा, सॉइल का कलर कैसा होने वाला है ना, सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स रहने वाले हैं ज़्यादा, कौन कौन से मिनरल्स की कमी रहने वाली है, कितनी फर्टाइल रहने वाली है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उसका जो बेड रॉक है या जो पेरेंट रॉक है वो किस टाइप का है। क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट रॉक में मान लीजिए आयरन बहुत है तो सॉइल में भी आयरन रहेगा ज़्यादा। पेरेंट रॉक में एल्यूमिनियम ज़्यादा है तो यहाँ भी एल्यूमिनियम रहेगा। पेरेंट रॉक में अगर पोटास की कमी है तो सॉइल में भी पोटास की कमी रहेगी। तो ये बहुत हद तक डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पे कि किस टाइप का आपका सॉइल होने वाला है। उसका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कौन कौन सी चीज़ों एक्स्ट्रा है उसमें, कौन कौन सी चीज़ों की कमी है ना। कलर आप समझते हैं, कुछ रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल वगैरह वगैरह टाइप की सॉइल होती हैं। तो ये हो गया। अब देखिए सरफेस का जो शेप है वो किस टाइप से इफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन में, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सरफेस शेप का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ soil formation directly or indirectly is affected by the surface shape. The soil formation is very slow as the water seeps very low in sharp slope areas because water flows very fast. On the contrary, the slow slopes areas the water flows very gently and water forms more soil here. Therefore, fully developed soil fertile is formed in the place. देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए कोई काफ़ी घाटी वाला एरिया ना, ऐसा कोई एरिया है या कोई बहुत ज़्यादा ढलान है वहाँ पे, तो ढलान पे क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से फैलता है ना। अब बहुत तेज़ी से जब वो फ्लो करेगा, तेज़ी से फ्लो करेगा तो आपने देखा होगा काफ़ी गहरी नाली टाइप की बना लेता है पानी, है ना। तो जब पानी जो हाई स्लोप वाले एरियाज है ना, जो ज़्यादा स्लोप अगर किसी एरिया में आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे पानी तेज़ी से बहेगा तो वो क्या करेगा, काफ़ी गहरा एक गड्ढा मतलब नाली टाइप की बना लेगा, उसमें स्लो करेगा। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई प्लेन एरिया है, इस टाइप का कोई एरिया है, काफ़ी प्लेन सरफेस अगर आपको देखने को मिलता है जहाँ पे जेंटल टाइप का आपका अगर स्लोप है, तो वहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी स्लो और आराम से फ्लो करेगा। अब जब आराम से वो फ्लो करता है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, जो सॉइल फॉर्मेशन है उसकी जो स्पीड है, रफ्तार है, वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और वहाँ पे वो आसानी से डिपोजिशन कर पाता है ना। क्योंकि जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है वो लेके आता है कहीं दूसरे प्लेस से, है ना, और फिर उसको डिपॉजिट करना होता है। तो वो कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, जहाँ पे वाटर की स्पीड स्लो होगी तभी वो उसको वहाँ पे छोड़ता है, डिपॉजिट करता है, जो कि प्लेन्स में होती है ना। अगर जो सरफेस है वो स्लोपी है ना, काफ़ी हाइटेड सरफेस है, तो वहाँ पे वाटर की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और जिसकी वजह से वो मटेरियल को वहाँ डिपॉजिट ही नहीं करता है और सॉइल फॉर्म वहाँ पे नहीं होता है। तो अच्छी सॉइल कहाँ पे फॉर्म होगी, प्लेन्स में फॉर्म होगी, ना कि माउंटेनियस रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइम, है ना। टाइम का ये है कि जो फिजिकल और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जैसे रॉक की जो वेदरिंग है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना।
हजारों हजार साल उसमें लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है, मिनिमम 1000 ईयर्स तो लगेंगे ही, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जो सॉइल अर्थ पर है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन को, वो है क्लाइमेट। द क्लाइमेट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन विच वर्क्स इंडिपेंडेंटली। अब जो देखिए वेदरिंग चल रही है ना, टाइम लग ही रहा है। अब जो क्लाइमेट है वो कैसे इफेक्ट करता है वो देखते हैं। इनफैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय पैसिव एजेंट लाइक रॉक्स एंड एक्टिव एजेंट्स लाइक क्लाइमेट विच वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए पैसिव एजेंट का यहाँ पे क्या मतलब होता है ना, इनका मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो जिनका पार्टिसिपेशन जो है वो थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय टाइप का है ना, इनएक्टिव टाइप का। वो कैसे, तो देखिए रॉक जो होता है वो अपने आप से उसकी बैटरिंग नहीं होती है ना, अगर रॉक को दूसरी चीज़ें अफेक्ट नहीं करें तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पर जब रॉक पड़ा हुआ रहता है तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। वो एजेंट्स कौन कौन से हैं, लाइक आपका एयर हो गया, है ना, आपका वाटर हो गया। इसके अलावा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, देखिए टेम्परेचर जब अप डाउन होता है ना, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, तो उससे जो रॉक है बार बार श्रिंक होता है, एक्सपांड होता है। इस वजह से भी रॉक का जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो रॉक को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए रॉक खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से पार्टिसिपेशन करना पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन में। तो इसी वजह से उसको पैसिव एजेंट्स बोला है। एक्टिव एजेंट्स कौन है, एक्टिव एजेंट्स यहाँ पे हैं क्लाइमेट, है ना। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज़रा नेक्स्ट जो है आपका फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है वो है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स। वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को वेजिटेशन बोलते हैं, है ना। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द ट्रीज एंड ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू फॉर्म द बेड रॉक्स इन द डेवलप्ड सॉइल। जो ट्रीज होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रॉक को सॉइल में चेंज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। द लिविंग रिमेन्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ रूट एंड ट्रीज एंड डेड एनिमल्स। अब देखिए सॉइल में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, रिमेन ऑफ रूट एंड ट्रीज। जो ट्रीज सड़ गल जाते हैं, है ना, जो ट्रीज टूट के गिर जाते हैं और उनका जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता रहता है, सड़ता रहता है ना, तो उससे जो बनेगा, साथ ही साथ जो डेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल है कोई एनिमल मर गया ना, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी पड़ी रहेगी, है ना, तो वो जो ब्रेक डाउन होगा वो टूट के उससे जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो सॉइल का आपको बनता है। द लिविंग मटेरियल टर्न इनटू ह्यूमस। ह्यूमस इज अ वेरी फाइन मटेरियल फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज़ द ह्यूमस विच नरिशेज द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। जो लिविंग मटेरियल है, लिविंग मटेरियल क्या है, वही प्लांट और एनिमल, डेड प्लांट और डेड एनिमल्स, ये टाइम के साथ किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं, ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं। और ह्यूमस ही वो मटेरियल है सॉइल के अंदर जो सॉइल को काफ़ी रिच बनाता है ना। और जो सॉइल में जब हम कोई क्रॉप लगाते हैं या कोई प्लांट्स लगाते हैं, है ना, तो उसको नरिश करने का जो काम करता है ना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो प्लांट्स को मिलती हैं सॉइल से, वो किस वजह से मिलती हैं, वो इसी ह्यूमस की वजह से मिलती हैं, है ना। क्योंकि ओवरऑल एक प्लांट को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो सिर्फ मिनरल से उसका काम नहीं चलने वाला, बहुत सारा जो मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, इस जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो डेड प्लांट या डेड एनिमल से मिला है उससे उसको प्राप्त होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं सॉइल होराइजन के बारे में। सॉइल होराइजन क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल होराइजन ऑफ वेल डेवलप्ड सॉइल विच बिकम सेट टू वन अपॉन अदर इन अ स्ट्रक्चर कलर एंड लेयर इज कॉल्ड सॉइल होराइजन। देखिए मान लीजिए सॉइल क्या है, लेयर बाय लेयर एक के ऊपर जमती हुई जाती है, टाइम के साथ एक लेयर बनी सॉइल की, है ना, हज़ारों सालों में फिर एक और लेयर बन गई, हज़ारों सालों में फिर एक और लेयर बन गई, एक और लेयर बन गई, एक और लेयर। तो इस तरह से सॉइल जो होती है वो लेयर्स में होती है ना। अब मान लीजिए अगर आप एक गड्ढा खोदते हैं, ये आपने एक गड्ढा यहाँ पे खोद लिया, है ना, एक आपने गड्ढा खोद लिया, तो इस गड्ढे को जब आप खोदेंगे और ध्यान से देखेंगे तो जो सॉइल की लेयर बनी थी
है ना, लेयर बनी हुई थी ना, तो गड्ढे में आपको यहाँ अलग मिट्टी दिखेगी, इस साइड पे अलग मिट्टी दिखेगी, इस साइड पे अलग मिट्टी दिखेगी, इस साइड। और जब आप एक साथ उस गड्ढे को देखेंगे ना, तो आपको लेयर बाय लेयर एक एक करके सब कुछ बहुत आसानी से दिखाई देगा और आप समझ पाएंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है ना। ये देखिए, जैसा कि इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, तो ये एक यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है ना। यहाँ पे अगर एक सॉइल को हमने ध्यान से अगर खोदा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको अलग टाइप की सॉइल दिखेगी ना। ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सॉइल दिखेगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सॉइल दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का सॉइल दिखेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। जब भी आप कहीं भी गड्ढा करेंगे तो इस टाइप की अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। लेकिन थोड़ा सा उसको सफाई से आप करेंगे, ध्यान से खोदेंगे, तो आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे भी एक सॉइल प्रोफाइल का दूसरा डायग्राम दिया गया है। ऊपर जो है वो ह्यूमस वाला पार्ट है ना, फिर उसके बाद टॉप सॉइल होती है ना। सबसे ऊपर जो होता है वो ह्यूमस वाला पार्ट होता है, उसके नीचे टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल, फिर बेड रॉक। तो इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। चलिए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, वहीं पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप ये तो समझ गए होंगे सॉइल प्रोफाइल आखिर है क्या, है ना। अब उसके जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर विच कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। दिस इज ऑल्सो known as the topsoil. The upper part of this horizon contain more humus, whether its lower part contain more organic matter. Humus and organic matter are carried down to the third party by water. अब देखिए जरा, जो इसका सबसे अपर मोस्ट लेयर है ना, ये वाला जो लेयर है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टॉप सॉइल बोल रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं इसको हम, टॉप सॉइल, है ना। अब देखिए अपर सॉइल में भी क्या है कि दो अलग अलग पार्ट्स हैं ना। जैसे कि इसको अगर मैं मार्क करूं, है ना, तो ये पूरा अपर सॉइल कहलाता है ना। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो अलग अलग पार्ट्स हैं। कैसा, जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो ह्यूमस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि प्लांट ऑब्वियसली ऊपर ही होंगे, है ना। और जो डेड प्लांट्स होते हैं उनका मटेरियल भी अपर पार्ट में होता है ना। जैसे जैसे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे तो वो जो ह्यूमस वाला जो पार्ट है उसकी थोड़ी सी कमी होती जाती है, इसलिए ज़्यादा नीचे की जो सॉइल है ना वो उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। जो अपर सॉइल है ना वही हमारे काम की है, वही फर्टाइल होती है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल जो ह्यूमस है वो अपर सॉइल्स में ही पाया जाता है। अच्छा, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर आर कैरिड डाउन टू द थर्ड पार्टी बाय वाटर। अब देखिए जो प्लांट लगे हुए हैं वो ये ह्यूमस कैसे लेते हैं सॉइल से, तो वो कैसे लेते हैं, जो वाटर होता है ना, प्लांट वाटर को शक कर सकता है मिट्टी से, वो तो जैसे ही वाटर को वो शक करता है तो वाटर के साथ साथ ये जो मिनरल्स है ना वो भी प्लांट के पास चले जाते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट जो है वो है द सब सॉइल कंटेन वेदर्ड रॉक मटेरियल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब देखिए जो सेकंड वाली लेयर है, जो मिडिल सॉइल हम बोल रहे हैं ना, ये तो इसको बोलते हैं सब सॉइल। सब सॉइल का मतलब है कि ये प्रोसेस में है ना। अपर सॉइल जो है वो सॉइल बन चुकी है, सब सॉइल जो है वो इन प्रोसेस में है कि उसका जो शुरुआती प्रोसेस है वो तो हो चुका है ना, लेकिन वो पूरी तरह से अभी सॉइल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसको अपन बोलेंगे मिडिल सॉइल, है ना। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, द सब सॉइल कंटेन वेदर्ड रॉक मटेरियल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा रॉक है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, टूट चुका है, और उससे जो मटेरियल जो पार्टिकल्स मिले हैं, है ना, रॉक जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल रॉक पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे होते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या रहेगा आपका, बहुत सारी सैंड रहेगी, सिल्ट और क्ले। क्ले क्या होता है, क्ले बहुत पतली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी टाइप होती है, तो वो हाँ आपको देखने को मिलेगी। अब यही आगे चल के टाइम के साथ काय में चेंज हो जाती है, अपर सॉइल में बनती है, उसमें ह्यूमस मिलता है, तो ये प्रॉपर सॉइल बन जाती है टाइम के साथ। उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। द बेड रॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल बट प्रोवाइड बेस टू द अदर 3 हॉराइजन्स। अब देखिए जरा यहाँ पे जो थर्ड जो पार्ट है ना, यहाँ पे वेदर्ड ओरिजिनल रॉक मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, तो ये तो है आपका ओरिजिनल रॉक, है ना। सबसे पहले ये ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और ये वेदर्ड मटेरियल कहाँ पहुँच रहा है, इस लेयर में पहुँच जाता है, तो इसको बोलते हैं वेदर्ड ओरिजिनल रॉक मटेरियल। इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ वेदर्ड रॉक होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ रॉक है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर मिडिल सॉइल में क्या होता है कि यही जो वेदर्ड रॉक मटेरियल है उसमें कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं। क्या मिल जाता है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले वगैरह वगैरह, है ना। और इससे इसमें आने में काफ़ी सालों का समय लग जाता है ना, हज़ारों सालों का। और फिर यही जो मिडिल सॉइल है उसमें
जब ये और ऊपर जाती है तो क्या होता है, उसमें ह्यूमस वगैरह मिल जाता है और ये प्रॉपर सॉइल में चेंज हो जाता है ना। ये जो लास्ट जो पार्ट है ना, ये क्या है आपका, इसी को अपन बोलते हैं ओरिजिनल रॉक। ये बेड रॉक है ना, क्यों, इसी के ऊपर ये सारी लेयर्स बनी हुई हैं। तो ये जो रॉक है वो इनके लिए एक बेस की तरह वर्क करता है और यहीं से आपका जो सॉइल बनने का जो प्रोसेस है वो चालू होता है और ऊपर तक जाता है। तो इसको हम सॉइल प्रोफाइल में इंक्लूड तो नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, सॉइल के लिए बेस की तरह वर्क करता है। तो ये पर्टिकुलर ये जो एक इस टाइप का पूरा ये है, ठीक है, एक गड्ढा करके आप देखोगे, अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, इसी को हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। आई होप आप सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझ गए होंगे सब कुछ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड यूजफुल रिसोर्सेज। मैंने आपको क्या बताया, सॉइल का जो पार्ट है वो हमारे लिए कौन सा पार्ट यूजफुल है, सिर्फ अपर लेयर ही हमारे लिए यूजफुल है, अदरवाइज जो लोअर पार्ट है ना, जो सब सॉइल है, मिडिल सॉइल है, वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता है। तो very important for human beings and useful resources. Human beings and animals are responsible in the decay of soil. अब देखिए जरा, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, सॉइल का डिके का मतलब होता है उसका डिग्रेडेशन, है ना, उसका नष्ट होना, उसकी क्वालिटी का गिरना। तो उसको अपन बोलते हैं डिके होना, बर्बाद होना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बहुत सारे मामलों में ह्यूमंस जिम्मेदार हैं, एनिमल्स जिम्मेदार हैं, या कई मामलों में नेचुरल फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइदर द सॉइल इज कट और फ्लो और गेट डिकेड और बिकम्स यूजलेस। देखिए जरा क्या क्या है, सॉइल कट हो जाती है। मान लीजिए बहुत अच्छा सॉइल का बेड है और बहुत सारी सॉइल क्या हो गई, वहाँ से पानी बह गया, बहुत तेज पानी बह गया, कुछ वजह से जो सॉइल है वो कट डाउन हो गई, कट गई, या और वहाँ से क्या हो गई, बह गई, फ्लो हो गई, बह के कहीं और चली गई, ठीक है। या फिर टाइम के साथ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स या दवाइयाँ डालने की वजह से उसकी जो क्वालिटी है, जो फर्टिलिटी है, वो डाउन हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी वजह से जो सॉइल है, यूजफुल सॉइल थी, वो यूजलेस बन जाती है, कोई काम की नहीं रहती है। द एक्सेस डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल मटेरियल और इरोजन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल का डिके होना, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके जाना, या उसकी फर्टिलिटी डाउन होना, वो यूजलेस हो जाना, इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। The natural forces or human activities which help in removing the upper layer of soil it called soil erosion. Mainly soil erosion किस चीज़ को बोल रहे हैं, जो soil की upper layer है ना, वो किसी तरह से वॉश आउट हो जाए, है ना, वो फ्लो होके दूसरी जगह चली जाए। अब वो फ्लो होके कई तरीक़ों से जाती है, हवा की वजह से भी जाती है, पानी की वजह से जाती है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जाती है, उसको हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉजेस हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन क्या लिखा है, द इरोजन डैमेज द सॉइल मोस्ट व्हेन द कवर ऑफ वेजिटेशन इज रिमूव द अपर लेयर ऑफ सॉइल गेट लूज। अब देखिए जरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है कि मान लीजिए कोई सॉइल है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घास लगी हुई है, तो वो क्या करती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं ना, वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, है ना। और उस केस में अगर वहाँ से पानी फ्लो करेगा या कुछ भी होगा, हवा फ्लो करेगी तेज़ी स्पीड से, तो वो सॉइल रिमूव नहीं होगी अपने प्लेस से, है ना। लेकिन अगर वहाँ पे जो ग्रास है या वेजिटेबल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं, उनको अगर आपने काट दिया, तो वो जो रूट्स हैं, रूट्स नहीं रहेंगी, रूट्स नहीं रहेंगी तो क्या होगा, सॉइल लूज पड़ जाएगी, है ना। रूट की वजह से सॉइल बंधी हुई होती है। अब जब रूट्स रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा, सॉइल के साथ सॉइल लूज पड़ जाएगा, और फिर वहाँ जैसे ही फ्लो करेगा, हवा बहुत तेज़ बहेगी या पानी बहुत तेज़ फ्लो करेगा, तो या बारिश ही तेज़ हो गई या नदी है वहाँ पे या कोई स्ट्रीम है, तो उनके साथ वो जो सॉइल है ना, वो फ्लो करके दूसरी जगह पे चली जाती है। अब फ्लो होके चली तो गई, उसको सिर्फ कुछ सेकंड या मिनट लगेंगे या कुछ दिन लगेंगे, घंटे लगेंगे, लेकिन उसको फॉर्मेशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे। तो हम सॉइल को दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो एक ये भी है कि वेजिटेशन की जो लेयर है वो हटनी नहीं चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। जहाँ पे भी सॉइल है तभी सॉइल आपकी रह पाएगी, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, किसी गार्डन में अगर घास लगी हुई है, वहाँ पे आप एक बाल्टी पानी जोर से डाल दीजिए, वहाँ की मिट्टी कहीं से कहीं नहीं जाएगी। और वहीं एक खेत है जिसमें कोई ग्रास नहीं है, वहाँ पे एक बाल्टी पानी आप जोर से डालिए, मिट्टी बह जाएगी अपनी जगह से। तो ये होता है वेजिटेशन होने का फ़ायदा सॉइल इरोजन को रोकने में। द हैवी रेन्स वॉश अवे द सॉइल कंटेंट एंड ऑल्सो फ्लो विद पावरफुल विंड्स। हवाओं के साथ भी जो है वो सॉइल है वो फ्लो करके जाती है। द ओवर ग्रेजिंग बाय डोमेस्टिक एनिमल एंड फीलिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लीनिंग फॉरेस्ट विदाउट कंसिडरेशन कॉज सॉइल इरोजन बिसाइड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अनकंसोलिडेटेड इरीगेशन ऑल्सो मेक सॉइल यूजलेस डे बाई डे।
और क्या क्या कारण है, जैसे ग्रेजिंग हो रही है। ग्रेजिंग आने जानवरों को चराना, अगर आप जानवरों को चरा रहे हो ऐसी एरिया में जहाँ पे घास लगी हुई है, अब वो पूरी घास चर गए तो उस केस में भी क्या होता है, ग्रास हट गया, ग्रास की जो रूट्स थी वो सॉइल को पकड़ के रखती थी, अब वो नहीं रहेंगी तो सॉइल लूज पड़ जाएगी। इसके अलावा ट्रीज़ की कटिंग हो रही है जंगलों में बहुत बड़े मामले में, है ना। और उसके अलावा जहाँ ये नहीं हो रहा वहाँ पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये चीज़ें खेतों में डाली जाती हैं, उसकी वजह से भी सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन होती है। कुछ लोग अनकंसोलिडेटेड इरिगेशन करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा सिंचाई कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल अपने प्लेस से रिमूव होती जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सॉइल को धीरे धीरे यूजलेस बना रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोजन से कैसे रोका जाए, क्या क्या उपाय हैं जिसकी वजह से हम उसका जो डिग्रेडेशन है उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन के कुछ उपाय यहाँ पे दिए गए हैं। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। दिस हेल्प सस्टेन मेनी क्रीचर्स एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। द लैंड बिकम्स devoid of vegetation, hence conservation of soil is must. Soil conservation means the method which stops soil erosion. Following measures are taken to conserve soil. देखिए जरा, सॉइल के इंपॉर्टेंस के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। इसको बचाना, इसको शेप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ह्यूमन बीइंग्स के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है, अगर आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, द रूट ऑफ ट्रीज टाइटन द सॉइल, जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को टाइट करती हैं, पकड़ के रखती हैं। द रूटन लीव्स ऑफ ट्री मेक सॉइल फर्टाइल, साथ ही साथ जो रूट जो लीव्स हैं, है ना, देखिए सॉइल ट्री होता है, ट्री की जो रूट्स हैं वो तो सॉइल को जकड़ के रखें, मजबूती से बनाए रखें, और साथ ही साथ जो पत्तियाँ गिरती हैं वो बाद में डिग्रेड हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और वो सॉइल में क्या है, ह्यूमस मटेरियल्स को बढ़ाती हैं, इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है। हैंस सॉइल कंजर्वेशन इज अनअवॉइडेबल। तो अगर आप ट्रीज को ही बचाएंगे, है ना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उससे सॉइल को आपको बचाने में बहुत हेल्प मिलेगी। सेकेंड है प्लांटेशन। द रिवर वैलीज, बैरन लैंड एंड माउंटेन स्लोप्स कैन हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन बाय ट्री प्लांटेशन। दिस प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ द डेजर्ट। देखिए जरा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जो स्लोप वाला, जो घाटी वाला एरिया होता है ना, रिवर वैलीज होती हैं, या बैरन लैंड, बैरन लैंड मतलब अनुपजाऊ भूमि जो है, जो ऐसी पड़ी हुई है, माउंटेन स्लोप हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि वहाँ से आसानी से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके जाती रहती है। तो इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ट्री प्लांटेशन किया जा सकता है माउंटेन स्लोप पे, या फिर ऐसी ज़मीन जहाँ पे बंजर पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, वहाँ से भी मिट्टी का इरोजन होता है, तो वहाँ पे आप प्लांटेशन कीजिए। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, देखिए अगर आप उन जगहों पे प्लांटेशन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वहाँ पे डेजर्ट क्रिएट हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम के बाद जो बैरन लैंड है ना, वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होती जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पर प्लांटेशन कर देते हैं तो वो जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, सबसे पहले सॉइल इरोजन रुक जाएगा, है ना। और उन्हीं रूट्स की वजह से फिर क्या होगा बाद में कि वो जो लीव्स हैं, प्लांट की जो लीव्स हैं, वो जब नीचे गिरेंगी तो ह्यूमस मटेरियल को वहाँ पे इंक्रीज करेंगी, उसकी वजह से आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल भी हो जाएगा। तो डबल फायदे होते हैं। थर्ड है आपका सॉइल रिहैब। तो ये क्या है, द लैंड विच बिकम जिग जैग ड्यू टू वाटर ड्रेनेज कैन बी लेबल्ड टू स्टॉप सॉइल। देखिए ज़रा, सॉइल रिहैब का क्या मतलब है, क्या होता है कि मान लीजिए इस टाइप का जगह था, है ना, प्लेन एक सरफेस था, अब यहाँ से वाटर फ्लो किया, वाटर फ्लो की वजह से क्या होता है, जगह जगह में ऐसी नालियाँ बन गई, क्योंकि यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये जिग जैग टाइप का हो गया। तो अब यहाँ ये जितना गहरा होता जाएगा ना, वाटर उसमें उतनी तेज़ी से फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। तो इनको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं ना, मिट्टी से फिल कर दो, लेवल अप कर दो, तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सॉइल रिहैब। फोर्थ है कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, है ना। क्या होता है, कुछ एरियाज़ में आप जानवरों को बहुत तेज़ी से चराते हैं, तो ऐसा ना हो कि पूरी घास वो वहाँ पे खा जाएं, और क्या होता है कि फिर अब जब घास नहीं रहेगी तो मिट्टी लूज़ हो जाएगी, है ना। तो उससे बचने के लिए जो ग्रेजिंग है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो, ग्रास भी बची रहे, जानवरों को, कैटल्स को आपको चारा भी मिल जाए। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक प्लान तरीके से आपको ग्रेजिंग करनी चाहिए। क्या लिखा है, द ओवर ग्रेजिंग मेक द लेयर ऑफ सॉइल वेरी लूज, द विंड टेक अवे इट्स कंटेंट और वाटर वॉशेस दैम अवे, है ना। हैंस अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग मस्ट बी स्टॉप। ओके, आप समझ गए होंगे। फिफ्थ है फ्लड कंट्रोल। देखिए जब बाढ़ आती है तो वाटर का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। द करंट ऑफ फ्लडेड
रिवर टेक अवे द सॉइल विद दैम एंड हेल्प इनक्रीज सॉइल इरोजन। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो बहुत जगह लैंडस्लाइड होता है, बहुत सारी मिट्टी सेकंड में बह के पानी के साथ चली जाती है। तो अगर आप फ्लड को कंट्रोल करेंगे, बाढ़ अगर नहीं आएगी तो मिट्टी को आप बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं। देयर शुड बी स्टॉप डैम्स ऑन रिवर सो दैट करंट कुड बी मेड स्लो एंड लिटिल सॉइल इरोजन टेक प्लेस। देखिए ज़रा, अगर आप डैम्स बनाते हैं, है ना, जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉप डैम्स बनाते हैं, तो डैम्स की मदद से क्या होता है, आप पानी को रोक लेते हैं फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फ्लड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोजन थोड़ा कम जाता है, और पानी को आसानी से छोड़िए धीरे धीरे धीरे, तो उससे सॉइल इरोजन उतना नहीं होगा जितना फुल फोर्स फ्लड के कंडीशन में होगा। सेक्स है टेरेस्ड फॉर्म्स, है ना। अब देखिए जरा, इन हिली एरियाज टेरेस्ड फॉर्म्स आर मोर यूजफुल एज दे आर वेल लेबल्ड एंड प्रॉपरली बंडल्ड। दिस हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एज वेल एज फ्रोम सॉइल डिपोजिशन इन द, है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब है। टेरेस्ड फॉर्म का मतलब है कि जो माउंटेनियस रीजन होता है ना, वहाँ पे आप सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं ना। क्या होता है माउंटेनियस रीजन में, माफ़ कीजिएगा, हाँ, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पे क्या करते हो, जैसे ये माउंटेन है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे जो ढलान के साथ साथ सीढ़ी नुमा खेत आपको देखने को मिलेंगे, उनको अपन बोलते हैं टेरेस्ड फॉर्मिंग, है ना। मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए माउंटेन्स में क्या है, इस टाइप के अगर आप फॉर्म बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो ये देखिए ये माउंटेनियस रीजन है, स्लोप है, अलग अलग स्लोप पे अलग अलग सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं, इसको अपन बोलते हैं टेरेस फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो फ्लो है वो स्पीडली, अगर ये मान लीजिए नहीं बने होते तो क्या होता, वाटर ऐसा यहाँ से डायरेक्टली फ्लो करता, जिससे कि क्या होता, सॉइल इरोजन होता है। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, पानी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मैनर में आता है और उतना फास्ट फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। ये देखिए एक और इमेज है, इस टाइप से स्टेप्स माउंटेन्स में बनाई जाती हैं। माउंटेनियस रीजन होता है, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में आप चले जाएंगे उत्तराखंड वगैरह साइड, तो वहाँ आपको इस टाइप के खेत देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना बहुत सुंदर है, ये भी स्टेप फॉर्मिंग का ही एक एग्जांपल है। तो इस टाइप का अगर स्टेप फॉर्मिंग आप टेरेस फॉर्म्स करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 7th है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्रॉप शुड बी चेंज अल्टरनेटली। अब देखिए जरा, अगर आप किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप का जो क्रॉप है वो अपने खेत में लगाते हैं, फॉर्म में लगाते हैं, तो उससे क्या है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डाउन होती है ना। क्यों, क्योंकि अलग अलग सॉइल को अलग अलग टाइप के मिनरल्स की ज़रूरत होती है ना। तो एक ही टाइप के मिनरल्स को अगर वो लेते रहेंगे तो उसका रिचार्ज नहीं होगा। अगर आप सॉइल को बदलते रहेंगे तो उसकी वजह से क्या है, इसकी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मटेरियल्स को वो सॉइल से लेता रहता है, और उस पर्टिकुलर पीरियड में जो दूसरा मटेरियल है ना, जिसकी कमी है, उसका रिचार्ज भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सॉइल कैसे बन रहा है, ओके, कैसे उसका सॉइल हॉराइजन के बारे में हमने जाना, है ना, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने सॉइल इरोजन के बारे में जाना और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में भी हमने जाना है। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो गया है, ये चैप्टर भी आज हमारा फिनिश हो गया है, बहुत बड़ा चैप्टर था, है ना। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री शायद हम शुरू करने वाले हैं, ओके। इसके आपको जो एक्सरसाइज हैं वो खुद से करने हैं, ओके, और नोटबुक में आपको लिख लेना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।